Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, my friends, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th, आज मैं आप लोगों के साथ प्रोज, इंग्लिश में प्रोज की शुरुआत करूंगा, प्रोज को पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि आपका पहला जो चैप्टर है, एनिमल्स इन प्रिजन, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए मेरे साथ पहले उनके बारे में जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं और फिर प्रोज को पढ़ते हैं, फिर यहां आके हम डिस्कस करेंगे। चलिए मेरे साथ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज मैं आप लोगों को आपके इंग्लिश प्रोज में जो पहला चैप्टर है, एनिमल्स इन प्रिजन, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, वो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इन ब्रीफ जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया's फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, was popular among the children as चाचा नेहरू। ठीक है, चाचा नेहरू के रूप में वो हम बच्चों के बीच में बहुत ही पॉपुलर रहे। He was a man of rare sensibility. Educated at Harrow and Cambridge University, he became a barrister after studying natural science and law and returned to India in 1921. उनका एक अलग तरह का ही सेंसिटिविटी जिसको कहा जाए, उनका सोच अलग रहा, उनका विचार अलग रहा और हैरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई करके वो बैरिस्टर बने उस समय। और फिर नेचुरल साइंस लॉ जो पढ़े उन्होंने, पढ़कर बैरिस्टर बना उन्होंने और फिर वो वहां से इंडिया वापस आए 1921 को। एंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, ही जॉइंड इंडियन पॉलिटिक्स and soon emerged as a leader of the country's youth. वो महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित रहे और फिर पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए और यूथ में बहुत ही पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए। However, he was not a mere politician. He was also a dreamer. केवल वो मतलब राजनीतिविद नहीं थे, वो एक ड्रीमर भी थे, सपना देखने वाले थे। एंड आइडियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड आर्टिस्ट इन वर्ड्स एज वेल। एक उनके पास अलग एक दर्शन था, सोच था, विचार था, अलग किस्म के वो इंसान थे और वो भारत के लिए, इंडिया के लिए उनका सोच और विचार कुछ अलग था, जो आगे हम लोग देखते हैं। हिज वर्क्स, उनका जो पॉपुलर वर्क्स रहा, जो उन्होंने लिखा, खास करके जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, वो था एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। यानी लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये वो जेल में ही बहुत ज्यादा जो चिट्ठी लिखते थे अपने बेटी यानी इंदिरा गांधी जी को, वो लिखा करते थे और वही जो है बहुत फेमस हो गया उनका। तो इस तरह की कई उनकी कृतियां रही जो उन्होंने लिखा। तो यहां जो अभी एनिमल्स इन प्रिजन जो हम पढ़ने वाले हैं, वो ऐसा है कि जब नेहरू जी देहरादून के जेल में थे तो उस वक्त वहां उस जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या वहां पर उनको कौन से एनिमल्स दिखाई दिया या कौन से इंसेक्ट्स उनका दोस्त बना, उनके बारे में वो यहां जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले उसको पढ़ते हैं, लोग देखते हैं क्या है लिखा हुआ। For 14.5 months, I lived in my little cell or room in the Dehradun jail. ये जो GAOL है, ये जेल ऐसे पढ़ते हैं, ये जेल का ही, ये प्रिजन का ही, जैसे इंग्लिश में बोले जेल, तो जेल का एक ऑल्टरनेटिव वर्ड्स है। जेल हम लोग बोलते हैं ना, जेल का एक ऑल्टरनेटिव वर्ड है, इसको हम लोग जेल ही पढ़ते हैं। And I began to feel as if I was almost a part of it. For 14.5 months, यानी 14.5 साल से, सॉरी 14.5 महीने से आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल, मैं इसी लिटिल सेल में जो जेल का छोटा सा कमरा था उसमें रहा और वो रूम जो था देहरादून का, वही जेल में, वहां पर वो मेरा घर बन गया था। एंड आई बिगैन टू फील एज इफ आई वॉज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ इट, और मैं यही सोचना प्रारंभ कर दिया था कि शायद यही मेरा एक हिस्सा बन गया, ये घर की तरह। I was familiar with every bit of it. मैं वहां हर चीज से फेमिलियर हो गया था, यानी दिन प्रतिदिन मैं वही देखता था, उनके साथ मैं बहुत मिलनसार हो गया था।
I knew every mark and dent on the whitewashed walls and on uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafters. देखिए, ये डेंट मतलब क्या होता है? डेंट हम लोग बोलते हैं जिसको कोई पेंट हम लोग नहीं बोलते, डेंट पेंट उसको हम लोग बोलेंगे। तो इम्प्रिंट, छवि जिसको बोले, तो वहां पर आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट, तो दीवार के जो हर कोना कोना से मैं वाकिफ हो गया था, पेंट से, डेंट से, हर चीज से। ऑन द व्हाइट वाश वॉल्स, जो व्हाइट वॉश किया हुआ था, पुराने हो गए थे वो सारे। एंड ऑन द अनइवन फ्लोर, और अनइवन फ्लोर का मतलब क्या? जमीन जो सतह जो था ना, अनइवन मतलब वो उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं, अनइवन फ्लोर था। एंड द सीलिंग विथ इट्स मॉथ ईटन रैफ्टर्स, रैफ्टर्स हम लोग बोलते हैं कि जैसे कैसे होता था पहले के जो छत बनते थे, तो लकड़ी के जो बार्स हुआ करता था चारों तरफ से, जिसके ऊपर ढलान होता था छत, तो वो रैफ्टर्स, वो लकड़ी के, उसमें मौत ईटन यानी दीमक की तरह वो चाट कर वो क्या हो गया, खोखला हो गया था अंदर अंदर से चारों तरफ से वहां पर। इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीटेड लिटिल tufts of grass and odd bits of stone as old friends. In the little yard outside, तो वहां जिस घर में मैं रहता था वहां की हालात कुछ इस तरह की थी, और वहां से इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, वहां से थोड़ी दूर में बाहर की तरफ क्या था? आई ग्रीटेड लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास एंड ऑड बिट्स ऑफ स्टोन्स ओल्ड फ्रेंड्स। तो वहां पर यानी जो छोटे छोटे पीबल्स जिसको बोला जाए, पत्थरों के टुकड़े जिसको कहा जाए, वो टफ्स ऑफ ग्रास, घास का जो घास फूस जो था वहां पर, वो सब मेरे दोस्त बन गए थे इर्द गिर्द। मैं बाहर टहलता था, निकलता था। आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल, मैं अकेला नहीं था अपने सेल में, अपने जो कक्ष में, जेल के कमरे में। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प एंड हॉर्नेट्स, यानी जो उसमें लिव देयर सेवरल कॉलोनीज, हर तरह के प्रजाति के जो थे वहां, वास्प एंड हॉर्नेट्स यानी येलो जिसको कहा जाए, इंसेक्ट्स विथ स्टिंग जिसको ये कहा जाए, जैसे कैसे मच्छर का स्टिंग होता है, वो उसमें से उसका सूंड जिसको सामने से मिले, तो ये इस तरह का इंसेक्ट्स जो है वहां देखने को मिलता था। वो सारा मेरा क्या था, मेरे साथ ही रहा करता था। एंड मेनी लिजर्ड्स फाउंड अ होम बिहाइंड द रैफ्टर्स, लिजर्ड्स जो था वहां छिपकली, गिरगिट, जिस इस तरह का चीजें जो है वो उस रैफ्टर्स में जो लकड़ी के ये था, छेद हो गया था, उसके अंदर वो घुस कर रहता था उसके चारों तरफ। एंड इमर्जिंग इन द इवनिंग इन सर्च ऑफ प्रे, और शाम को वो दिखता था, बाहर निकल आता था। क्यों? क्योंकि वहां निकलकर किस खोज में? प्रे मतलब शिकार, अपने शिकार की खोज में वो बाहर निकल आता था कुछ खाने वाले के लिए। इफ थॉट्स एंड इमोशंस leave their traces behind in the physical surroundings, the very air of the cell must be thick with them, and they must cling to every object in that little space. If thoughts, यदि ऐसा, and emotions leave their traces, यदि चिंतन कहा जाए, सोच कहा जाए, leave their traces, trace मतलब होता है जो स्थान, जो खोज, और leave मतलब छोड़ना, अगर वो छोड़ दिया जाए तो वहां पर behind in the physical surroundings, उसके पीछे, फिजिकल मतलब क्या है? जो हमारा दिख रहा है, शारीरिक जो संरचना, जो गठन जो है, तो यदि इसके पीछे चिंतन को, सोच को मतलब छोड़ दिया जाए, नहीं खोजा जाए, तो क्या वहां रहेगा? मतलब आदमी सोचता है कि मैं इस जगह में कैसे रहूंगा, अपना जो फिजिकल नीड है और जो सराउंडिंग्स है उसको, उसके साथ मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। अगर इसको हटा दिया जाए तो केवल इमोशंस और इसके सहारे हम क्या कह सकते हैं? द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक विद देम, इसके द्वारा क्या? थिक मतलब घना हो जाता था। एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस, और वो छोटे से जगह में क्लिंग मतलब चमकता था, दिखता था चारों तरफ से हर एक चीज। तो मेरा वहां साथ क्या था? नेहरू जी बता रहे हैं कि वहां रहते रहते ये सब मेरे इर्द गिर्द आ गए थे, और मैं इन सब का दोस्त बन गया था, ये सब मेरे दोस्त हो गया था, और मैं इसी माहौल में रंग गया था। आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स, मुझे अच्छा जो है सेल मिला था रहने के लिए जेल में, कक्ष। बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज विच वॉज वेरी प्रीशियस टू मी, मगर देहरादून के जेल में आई हैड वन प्रिविलेज, मेरे पास एक प्रिविलेज था, एक अलग तरह का मौका था। क्या मिला था मुझे उसके लिए? विच वॉज वेरी प्रीशियस टू मी, जो मेरे लिए काफी मूल्यवान भी था, जो मुझे दिया गया था। क्या था? द जेल प्रॉपर वॉज अ वेरी स्मॉल वन, जेल प्रॉपर्ली जो था वो छोटा हिस्सा था। एंड वी वर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल वॉल्स,
और हम लोग वो जेल वॉल्स जो था उसके अंदर ही छोड़ दिया जाता था, बट विद इन द जेल कंपाउंड, और वो जेल वॉल जो उसके अंदर एक कंपाउंड जो था उसके अंदर हम लोग आना जाना कर सकते थे। ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल वॉल्स बट विद इन द जेल कंपाउंड, वो जेल कंपाउंड के भीतर ही। दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल दैट देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट। तो इतना छोटा था कि उसके रूम के अंदर कोई आदमी टहल नहीं सकता था, छोटा छोटा सा। बाहर कंपाउंड था, चारों तरफ से जेल का वॉल था, तो वहां क्या होता था, कोई टहल नहीं सकते थे, इतना छोटा था वो, टू वॉक अबाउट इन इट। एंड सो वी वर अलाउड, इसलिए हम लोग को ये अलाउ था, मतलब आना जाना, मॉर्निंग एंड इवनिंग, टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 yards। वहां से 100 yards का दूरी जो था, वहां तक हमें गेट के फाटक तक आने जाने की अनुमति थी। हम लोग वहां टहल सकते थे सुबह और शाम को, ये अलाउ था वहां से, यानी जेल से ये अलाउ किया गया था हम लोगों को, क्योंकि वो सेल इतना छोटा था जहां हम लोग प्रॉपर्ली टहल नहीं सकते थे, इसलिए वो हमें अलाउ हुआ था। तो ये हमारे लिए फायदेमंद चीज था, खुशी की बात थी। उसके बाद देखिए, we remained in the jail compound, but this coming outside the walls gave us a view of the mountains and the fields and a public road at some distance. We remained in the jail compound। हम लोग उस जेल कंपाउंड में रहते थे, वहीं बंद रहते थे। देखिए जेल कंपाउंड, जेल जो GAOL, मैं फिर से बता दूं आपको, इसको जेल ऐसे पढ़ते हैं, ये गेओल और वो नहीं है, जेल ऐसे पढ़ेंगे। जेल का अनदर वर्ड है जेल, जेल का मतलब जेल ही है। तो यहां पर हम लोग क्या था, इस जगह हम लोग, बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल्स गिव अस अ व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द फील्ड्स एंड अ पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस। वहां से हम लोग को ये दिख जाता था, माउंटेन्स, पहाड़ दिखता था। देहरादून में हम लोग थे तो पहाड़ दिखता था, बाहर का जो दृश्य है वो दिख जाता था हमें, एंड फील्ड्स, मैदान वहां जो था वो दिख जाता था, पब्लिक रोड दिखता था आने जाने के लिए। तो ये जो चीजें थी ना, तो वहां जो वो जो था जहां पर हम लोग को ये मिल जाता था, जो कंपाउंड, जेल का वॉल के बाहर जो छोटा सा कंपाउंड था फाटक तक जाने के लिए, हम लोग जहां बंद थे उसके बाहर जो कंपाउंड था, और कंपाउंड से हम लोग को ये दृश्य दिख जाता था कि दूर से ये, तो हम लोग वहां पर सुबह शाम टहला करते थे। अब देखिए, दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी। ये हमारे लिए कोई स्पेशल, यानी मेरे लिए, नेहरू जी का कहना है कि मेरे लिए सिर्फ स्पेशल प्रिविलेज नहीं था। It was common for all the A and B class prisoners kept in देहरादून। वहां प्रिजनर्स का एक कैटेगरी हुआ करता था, A और B। तो A और B के जो कैदी वहां रहते थे, उन दोनों के लिए प्रिविलेज था कि वो इस तरह के जगह पर जा सकते थे, घूम सकते थे, टहल सकते थे, क्योंकि उनका सेल जो है बहुत छोटा हुआ करता था। Class prisoners kept it at Dehradun. Within the compound, but outside the jail walls, there was another small building called the European lockup. तो within the compound, उस compound के अंदर ही, but outside the jail walls, जेल वॉल के बाहर, जैसे मैंने बोला ना पहले, जेल वॉल जो था जहां पर हम बंद थे, उसके बाहर जो कंपाउंड था आता था, तो वहां पर एक अनदर लॉकअप वहां बना हुआ था। देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग, एक छोटा सा अलग तरीके से बिल्डिंग था, और वो उसको क्या कहा जाता था, कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। उसको यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। एंड दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, वहां कोई इनक्लोजिंग वॉल नहीं था उसके चारों, एंड ए प्रिजन इनसाइड द सेल कुड हैव ए फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द लाइफ आउटसाइड। और वहां पर जो कैदियां रहते थे उनको ये व्यू मिल जाता था, दृश्य देखने को मिल जाता था बाहर के लोगों से, लोग कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, या बाहर के पहाड़ वगैरह सब दिख जाता था, क्योंकि उसके बाहर कोई दीवारें उस तरह का नहीं था उसके इर्द गिर्द, तो उनको ये प्रिविलेज मिल जाता था। लाइफ आउटसाइड, यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर केप्ट हियर were also allowed to walk in front of the jail gate every morning and evening। तो यूरोपियन कन्विक्ट्स, जो यूरोपियन कन्विक्ट्स मतलब दोषी, जो वहां पर बंद रहते थे, उन लोगों को भी ये प्रिविलेज था कि वो भी सुबह और शाम को बाहर निकल आते थे और वो उस कंपाउंड में टहल सकते थे, फाटक तक आना जाना वो कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, ओनली अ प्रिजनर हु हैज बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views। Only a prisoner, केवल कैदी जो थे, who has been confined for long behind high walls, जो हमेशा छुपा हुआ रहता था इस दीवार के लंबे लंबे इसके पीछे, हाई वॉल्स के पीछे, can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views।
वही अप्रिशिएट कर सकता था, वही उसको देख सकता था उस दृश्य को बाहर जाकर, उसे वो प्रिविलेज मिलता था, वो वहां पर वॉक करने के लिए, टहलने के लिए जाता था और ओपन व्यूज उसको मिलता था। तो आई लव दिस आउटिंग, मुझे ये आउटिंग बाहर जाना पसंद था, अच्छा लगता था। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के टाइम में भी, जब बरसात भी आए तो भी मैं इस चीज को, ये आदत को त्यागा नहीं था, चाहे वो बारिश का मौसम ही क्यों ना हो। When the rain came down for days in torrents, जब पानी बरसना शुरू हो जाता था और इन टॉरेंट्स, टॉरेंट्स मतलब मूसलाधार जिसको बोला जाए, यानी फास्ट जो मेकिंग वाटर, जो मूविंग वाटर, फास्ट मूविंग वाटर मतलब एकदम मूसलाधार झरझर पानी जब गिरता भी था, उस वक्त भी मैं बाहर जाने के लिए सोचता था। एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप वाटर, और मेरा एड़ी डूब जाता था पानी में, तो एंकल डीप वाटर में भी मैं बाहर जाता था और टहलता था। I would have welcomed the outing in any place. मैं हमेशा इस चीज को पसंद करता था, वेलकम करता था, बाहर जाना किसी भी जगह में, मुझे जहां मौका मिल जाता था, क्योंकि बंद कमरे में मुझे रहना अच्छा नहीं लगता था उस वक्त। But the sight of the towering Himalayas nearby was an added joy. और वही बगल में जो दृश्य हम देखते थे, मतलब टावरिंग, ऊंचा हिमालय का जो चोटी दिखाई देता था, नियर बाई वॉज एन एडेड जॉय विच वेंट अ लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वेरीनेस ऑफ प्रिजन। तो वहां जो वो दिखाई दे जाता था, वो जो मनोरम दृश्य होता था, वो दृश्य हम लोग देखते थे, टहलते थे, तो कभी कभी भूल जाते थे कि हम प्रिजन हैं, हम कैदी हैं, हम जेल में हैं। तो इस तरह का जो वेरीनेस होता था प्रिजन होने के नाते, वो हमारे मन से हट जाता था, हमें अच्छा लगता था। इट वॉज माई गुड फॉर्चून दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड when I had no interviews and when for many months I was quite alone, जब मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, जब हम अकेले रहे, तो ये मेरे लिए एक भाग्य, विधाता ने ऐसा लिखा, मेरा भाग्य ऐसा था कि मुझे ऐसा मौका मिल गया। I was quite alone, जब मैं अकेला था, I could gaze at these mountains that I loved, तो मैं I could gaze, जो मैं देखता रहता था कब का, at these mountains that I loved, जो मैं पसंद करता था। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि उस वक्त मैं सब कुछ भूल जाता था, क्योंकि उस वक्त नहीं मेरा कोई इंटरव्यूज होता था, नहीं मैं लोगों के बीच में होता था, अकेला रहता था। तो उस वक्त ये प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है ना, वही मेरा मन बहलाता था, मेरा मन ये मतलब भरने नहीं देता था, मन बहला देता था। मुझे ये फील नहीं होता था कि मैं प्रिजन हूं, मैं कैदी हूं, जेल में हूं, तो मुझे अच्छा लगता था। आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फॉर माई सेल्फ, मैं सेल में रहता, जेल के अंदर, तो मैं प्रोबेबली ये देख नहीं पाता यहां से। But my mind as full of them, and I was ever conscious of their nearness, and a secret intimacy seemed to grow between us. लेकिन क्या हुआ, मेरा दिमाग जो है इसको देखकर full of them, हमेशा मतलब मेरे दिमाग में ये दृश्य भरा रहता था। And I was ever conscious of their nearness, हमेशा मेरे पास रहता था कि मैं उसके पास हूँ, मैं उसके करीब हूँ। वो जो मनोरम दृश्य में देखता था ना, उसको मेरे मन में छाया रहता था कि मैं हमेशा इस प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसके करीब हूँ, उसके इर्द गिर्द हूँ। एंड a secret intimacy seemed to grow between us, और इंटीमेसी मतलब क्या है, गंभीरता, जिसको बोले गंभीर हो जाना, अंदर से हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे, यानी वो प्राकृतिक दृश्य और मैं, अंदर से हमारे बीच में एक नॉट बन गया था, एक रिश्तेदारी बन गई थी, हम उस चीज को पसंद करने लग गए थे, तो हमारा एक अलग किस्म का रिश्ता पनप रहा था उस वक्त। Flocks of birds have flown high and away, यानी यहां पर राइटर क्या कह रहे हैं, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, झुंड, चिड़िया का जो झुंड होता था, have flown high and away, वो ऊंचे आसमान पे उड़ता था और उड़ के फिर दृश्य से ओझल हो जाता था। A solitary drift of cloud, ये जो एकांत का जो दृश्य होता था, तैरते बादल जो है, too has gone, तैरते तैरते वो भी निकल जाता था। Wandering on, वंडर मतलब भटकना, ये भटकते भटकते बादल जो है सर के ऊपर से आसमान से कहां चला जाता था। एंड आई सिट अलोन विथ चिंग टिंग पिक टावरिंग बियॉन्ड, और मैं अकेला बैठा रह जाता था। चिंग टिंग पिक मतलब क्या है, वो जो टावरिंग बियॉन्ड, वो मैं टावर को देखता था ऊपर में। एंड वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर, द माउंटेन एंड आई, तो मैं उसका ये सिट अलोन विथ चिंग टिंग पिक, वो चिंग टिंग पिक, वहां का जो पिक जो है चोटी, उसके साथ मैं अकेला रह जाता था देहरादून में, उस जेल के पास। और वो उड़ते उड़ते, जैसे कभी यहाँ राइटर क्या कह रहे हैं कि वहां से वो जो चिड़िया का झुंड और जो बादल तैरते हुए कहीं दूर से दूर चला जाता था, और मैं वहां बैठकर ये सोचते रह जाता था, उस चोटी को, ऊंचाई को देखता था, और वो और मैं साथ अकेला रह जाता था।
वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई। और हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ बढ़ते हुए क्रम में कभी टायर्ड नहीं हुआ। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इसे देखते देखते थक चुका हूं, ऐसा नहीं लगता था। हर दिन मुझे नया खुशबू आती थी, हर दिन मुझे उसकी चाह होती थी देखने की। तो मैं कभी थकता नहीं था, ना ही वो पर्वत और ना ही मैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, स्टोरी है तो स्टोरी को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। जितने भी हार्ड वर्ड्स था मैंने यहाँ पर पैसेज में खत्म कर दिया। ये जो 3 स्टैंजा हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, फिर इससे जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे बन पाए उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में और इसी अध्याय को फिर आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।